बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने बीपीसीसी 131 यूनिट 8 के हवाले से मैं फिर से एक नए उन्वान के साथ मौजूद हूँ। उसका नाम है ज़हानत। नाज़रीन, आज का ये उन्वान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है। वो इसलिए अहम है क्योंकि ये वही उन्वान है, ये वही अलग कंपोनेंट है, ये अलग एडजेक्टिव है जो हमें जानवरों से अलग करती है। हम इंसानों में ज़हन एक ऐसी चीज़ है जो हमें जानवरों से आला बनाती है, बेहतर बनाती है। इसलिए इस अ, इसके मद्देनज़र हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट और ख़ास या अहम मौजू है जिस पे हमारी गुफ्तगू होगी और हम इस पे डिटेल से आपके साथ बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, आपको इसकी जानकारी देंगे जिससे कि आपको अपने सिलेबस के मुताबिक और आपकी दूसरी जानकारी में भी इजाफा होगा। तो सबसे पहले सवाल ये आता है दिमाग में जो हमारे, वो ये आता है कि ज़हानत क्या है, ज़हन क्या है, इंटेलिजेंस क्या है। तो इंटेलिजेंस के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक सलाहियत है। एक कैसी सलाहियत है? ये एक दिमागी सलाहियत है जो हमें चीज़ों को सीखने में मदद करती है, किसी मुश्किल प्रॉब्लम में को सॉल्व करने में मदद करती है और किसी एनवायरनमेंट में, किसी मुआशरे में हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके साथ कैसे हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे, कोप अप करेंगे, उस उसके बारे में उसकी चर्चा करती है। ज़हानत यानी इंटेलिजेंस का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड इंटेलिगियर से आया है जिसका माने है समझना, टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझ होना, समझना। तो अगर हम ज़हानत की तारीफ करें और ज़हानत के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सादे ज़बान में हम ये सलाहियत होती है, वो ज़हानत कही जा सकती है। वेस्लर ने इसके बारे में बताया कि जो हमारा इंटेलिजेंस है वो एक सलाहियत है, ग्लोबल कैपेसिटी है जो कि हमें अच्छे से काम करने के लिए, सही तरीके से सोच विचार करने के लिए, किसी खास मकसद के तहत कोई काम करने के लिए और अपने एनवायरनमेंट में अपने साथ अपने को और अपने एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में मदद करता है। ज़हानत के बारे में अगर हम उसकी तारीफ के बारे में अगर बात करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ज़हानत बहुत सारे सलाहियत का एक गुच्छा है, ये कह या एक जमावड़ा है, ये कहा जा सकता है। फेल्डमैन ने भी ज़हानत को डिफाइन करने की कोशिश की है, ज़हानत के बारे में बताने की कोशिश की है, तो उन्होंने भी लगभग वैसे ही बताया कि ये चीज़ों को समझने के लिए तर्क के हिसाब से सोचने के लिए, लॉजिकली जो थिंकिंग करते हैं हम, उसके बारे में वो जो कैपेसिटी है वो ज़हानत कहलाती है। और इन्होंने, फील्डमैन ने भी इस बात को कबूल किया कि हम अपने एनवायरनमेंट में, अपने जो हमारे सामने जो चैलेंजेस होते हैं, जो मुश्किलात होते हैं, उनको कितने अच्छे तरीके से जब हम हैंडल करते हैं तो इसकी कैपेसिटी या इसकी सलाहियत हमें ज़हानत की बदौलत ही मिलती है। ज़हानत की तारीफ में बहुत सारे माहिर नफ्सियात और साइंसदानों ने अपने अपने नज़रियात पेश किए और अपने अपने तरीके से इसकी तारीफ करनी चाहिए, जिसकी वजह से नतीजा ये हुआ कि लोगों के बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा हुए। यानी कि जो ख्यालात थे वो ख्यालात उनके एक से ना हुए और अलग अलग ख्यालात जो है ज़हानत के बारे में निकल कर के सामने आए। जैसे कि बोरिंग ने कहा कि हम ज़हानत उस चीज़ को कह सकते हैं, इंटेलिजेंस उस चीज़ को कह सकते हैं
जिसे इंटेलिजेंस टेस्ट जो चीज की पैमाइश करता है, इसको मापता है, वही इंटेलिजेंस है। यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट के जरिए जो जो चीजें सामने लेकिन फिर दूसरे माहिर नफ्सियात ने कहा कि ये एक सलाहियत है, एक कैपेसिटी है जो कि हमें अच्छे तरीके से सोचने के लिए, सही तरीके से काम करने के लिए और अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने मुआशरे के साथ इफेक्टफुली हैंडल करने के लिए हमको उसके लायक बनाती है। फिर दूसरे लोगों ने भी इसके बारे में इस ख्यालात से अलग ख्यालात पेश किए और उन्होंने कहा कि ये एक रीजनिंग प्रोसेस हो सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ज्यादा है, ना कि ये हमारी सलाहियत है, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग ख्यालात जो है वो सामने आए। लेकिन तब सवाल ये उठता है कि क्या जहानत क्या की तारीफ, कोई एक ऐसी तारीफ, कोई ऐसा डेफिनेशन है जो कि उसको सही तरीके से, या ज्यादातर लोगों ने जिस चीज को कबूल किया वो कोई ऐसा, उसकी ऐसी कोई तारीफ है? तो इसके जवाब में ये कहा जा सकता है कि जहानत के बारे में ज्यादातर लोगों में जिस बात की कबूलियत की गई, उन्होंने यही माना कि जहानत एक सलाहियत है हमारा, जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपने थिंकिंग को, अपनी सोच को हम रैशनलाइज करते हैं और अपने एनवायरनमेंट के के बारे में ये यही चीजें निकल करके सामने सामने आई कि ये एक सलाहियत है जो हमें अच्छे तरीके से सोचने समझने के लिए मजबूर करता है, हमें अपने इन मुआशरे के साथ अच्छे से डील करने के लिए के काबिल बनाता है। जहानत की नौयत के बारे में अगर हम बात करें, तो जहानत की नौयत के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। जैसे कि इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस एक चीज शामिल है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जहानत सिर्फ एक या दो काबिलियत या सलाहियत का नाम नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी काबिलियत जो है वो मिल करके हमें ज़हीन बनाती हैं। उसके अलावा एक इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस से हमारा मतलब ये हो सकता है कि हम अपने जिंदगी में जब जब किसी इमोशनल स्टेट से गुजरते हैं, यानी कि अपने जज्बाती दौर से जब हम गुजरते हैं और हम अपने जज्बाती मसलों को किस तरीके से हैंडल कर लेते हैं, ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। यानी कि जब हम खुश होते हैं, जब हम डरते हैं, जब हम खौफजदा हो जाते हैं, तो हम किस तरीके से उस सिचुएशन में अपने आप को अपने जहन से, अपनी काबिलियत से उसको हैंडल करते हैं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। इसके बाद है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह के जहानत का इस्तेमाल करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिस तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहलाता है। और इन सब तरह के जहानत पर जिस चीज का इफेक्ट पड़ता है वो कल्चर का इफेक्ट पड़ता है। यानी कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, जिस तहजीब में रहते हैं, उसके हिसाब से ही हमारा जो इंटेलिजेंस है वो काम करता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जहानत की जो नौयत होती है उसमें खास तौर पे तीन चीजें शामिल होती हैं। एक तो सीखना, दूसरा कि हमारे सामने जब भी कोई प्रॉब्लम या कोई मसला सामने आता है, उस मसले को की पहचान करना, और तीसरा है कि हम उस मसले को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी उसे किस तरीके से हम हल करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जहानत में तीन चीजें खास तौर पर शामिल हैं। एक तो सीखना, दूसरा कि किसी मसले की पहचान करना, और तीसरा कि उस मसले का हल करना। जहानत के कुछ खास खास उसके ट्रेड्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ खास तरह के जहानत जो है वो ज्यादातर लोगों में पाए जा सकते हैं, जिसमें वर्किंग मेमोरी, याददाश्त आपकी, विजुअल स्पैशियल प्रोसेसिंग, यानी कि हम अपने दिमाग में जो हमारी तस्वीर बनी है उस तस्वीर के हिसाब से हम कोई काम जब करते हैं तो उसे विजुअल स्पैशियल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, यानी कि गिनने की का उसको समझने की, उसको जोड़ने की, उसको तकसीम करने की ये जो कैपेसिटी होती है उसे हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग कह सकते हैं। फ्लूइड रीजनिंग में होता है कि हम किसी प्रॉब्लम को, किसी मसले को किस तरीके से, किस नए नए अंदाज से उसको हम हल कर सकते हैं,
ये फ्लूइड रीजनिंग कहलाता है। और नॉलेज यानी कि अलग अलग चीजों की जो हमें जो जानकारी मिलती है वो हमारा नॉलेज कहलाता है। तो कुल मिलाकर के माहिर नफ्सियात ने इन सारे कंपोनेंट्स की बिना पर 9 तरीके के इंटेलिजेंस की बारे में बताया, या 9 तरीके के इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंट बताया, खास बताया, जिसमें कि नेचुरलिस्ट, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंशियल है, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल है, बॉडीली काइनेस्थेटिक है, लिंग्विस्टिक और स्पेशियल इंटेलिजेंस है। इन सब की चर्चा, इन सब के बारे में हम आगे के स्लाइड में आपके साथ बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस बात को आपको समझना है कि ये कुछ 9 ज्यादातर लोगों में या हम इंसानों में आमतौर पर ये पाए जाते हैं, जिससे कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो जाती है। जहनत के बारे में एक और बड़ा मजेदार मसला सामने आता है, और वो ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जहानत नेचुरल है, और कुछ लोगों का कहना है कि जहानत को हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस मुआशरे में रहते हैं, उस मुआशरे का नतीजा है हमारे हमारे जहानत। तो इसके बीच में नेचर और नर्चर, इसके बीच में हमेशा एक लड़ाई या एक गुफ्तगू जो है वो चलते रहती है कि वाकई में जहानत नेचर से ताल्लुक रखता है, या फिर उसमें नर्चर का कोई अपना रोल होता है, अपना उसका अपनी कोई हिस्सेदारी होती है। तो नेचर की अगर हम बात करते हैं तो नेचर से सीधा ताल्लुक आता है हमारा हम जीन्स, यानी कि हम अपने वालिदैन से जो चीज, अपने बुजुर्गों से जो चीज इनहेरिट करते हैं, जो हमें हेरिडिटी में मिलती है, वो उसको हम नेचुरल कहते हैं। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि अगर हमारे वालिदैन लंबे हैं तो हम और हम भी लंबे हो जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लंबाई की जो क्वालिटी हमारे अंदर आई, वो हेरिडिटरी है, यानी कि हमें ये चीज जीन्स से, अपने वालिदैन से, हमें अपने जीन्स के जरिए ये चीज मिली। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, हम अगर लंबे हैं तो इसमें हमारे खान पान का असर है, हमको पाला गया है, उसका भी कोई कंट्रीब्यूशन है, उसका भी कोई रोल है, तो ये हो जाता है कि इसमें नर्चर ज्यादा अहम हो जाता है या खास हो जाता है। तो इसी तरीके से जहानत के बारे में ये बात कही जाती है कि क्या जहानत सिर्फ हेरिडिटरी है, या इस पर मुआशरे का भी असर पड़ता है। तो दोनों तरीके के बारे में माहिर नफ्सियात में के बीच में काफी डिबेट होता है, या काफी इन दोनों के बीच में तबादला ख्याल जो है वो होता रहता है। लेकिन नतीजा ये निकल के सामने आया कि जहानत ना सिर्फ नेचुरल है, ना सिर्फ उस पर नर्चर का रोल अहम होता है, बल्कि नेचर और नर्चर दोनों मिल करके हमारे जहानत को आला आला बनाते हैं या बेहतरीन बनाते हैं। यानी कि तब ये कहा जा सकता है कि हेरिडिटरी और हमारा जो मुआशरा है, या हमारे पालने पोसने का जो ढंग होता है, दोनों मिल करके हमारे जहन को बेहतरीन बनाते हैं। इसी सिलसिले में जहानत के बारे में अलग अलग नजरियात माहिर नफ्सियात के जरिए सामने आने लगे, और अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइंसदानों ने जहानत की तारीफ में, जहानत के बारे में बताने के लिए अपने अपने अलग अलग नजरिए को पेश किया, जिसमें कि सबसे पहला जो नजरिया टू फैक्टर इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले स्पीयरमैन ने अपने नजरिए को पेश किया, और उन्होंने बताया कि जो हमारा जहन है उसमें 2 फैक्टर काम करते हैं। एक फैक्टर को उन्होंने जी फैक्टर नाम दिया, जनरल एबिलिटी, और दूसरे फैक्टर को एस फैक्टर नाम दिया, स्पेसिफिक एबिलिटी। जनरल एबिलिटी से हमारा ताल्लुक ये है कि जो इंसानों में या हमारे हमारे और आपके बीच में जो जनरल सलाहियत होती है, यानी कि जो आम सलाहियत होती है, वो जनरल फैक्टर में आता है। यानी कि इसमें हम किसी चीज को, अपने किसी मसले को पहचानते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, और फिर उसको हम हल कर लेते हैं। लेकिन
इसमें ये खास बात आई, जनरल फैक्टर के से मुतालिक हम यहाँ पर आपके सामने एक दूसरी स्लाइड यहाँ पे पेश कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जनरल फैक्टर एक ऐसी सलाहियत है जो हमारे पैदाइश के साथ हमें मिलती है, इनबॉर्न एबिलिटी होती है ये। और ये धीरे धीरे जिन लोगों में इसकी इस तरह की जो सलाहियत है वो ज्यादा होती है, तो जिंदगी में उन्हें ज्यादा कामयाबी मिलती है। और इसमें कुल 5 तरह के सलग की जो सलाहियत है वो ज्यादा होती है, जैसे कि विजुअल स्पैशियल प्रोसेसिंग होती है, क्वांटिटेटिव यानी कि गिनने जोड़ने वगैरह की सलाहियत होती है, जानकारी की सलाहियत होती है, या किसी मसले को हल करने के लिए जो नई नई तरकीबें हम अपनाते हैं उस तरह की जानकारी या सलाहियत है। और हमारी जो याददाश्त है कि हम अपनी याददाश्त के दिमाग के जो कोना है याददाश्त का, उसमें हम कितनी वो उसकी सलाहियत कितनी ज्यादा है, ये सारी चीजें जी फैक्टर में आती हैं। लेकिन स्पेयरमैन ने जी फैक्टर के साथ एस फैक्टर को भी जोड़ा, और उनका ये मानना था कि एस फैक्टर्स हम अपने मुआशरे से, हमारा जब पालन पोषण होता है, जब हमको पाला पोसा जाता है, तो जिस तरह का माहौल हमें मिलता है उस तरीके के माहौल में एस फैक्टर जो है वो डेवलप होता है, जिससे कि उसे हम उस माहौल से हम इस फैक्टर को हासिल करते हैं, जो एक इंसान की अपनी ही एबिलिटी से में, अपनी ही जो उसकी जो हरकत होती है, एक हरकत या एक सलाहियत में से दूसरी सलाहियत से अलग होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर एक इंसान अच्छा गाना गाता है, तो जरूरी नहीं कि वो एक अच्छी पेंटिंग भी बना ले, या वो अच्छी कटिंग कर ले, अच्छी सिलाई कर ले, या अच्छे ढंग से पढ़ाई कर ले। तो कोई एक एबिलिटी ऐसी होती है जो स्पेसिफिक होती है उसी इंसान में, जो दूसरी दूसरी जो सलाहियत है उससे कम होती है, और एक सलाहियत उस दूसरी वाली सलाहियत से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ये स्पेयरमैन ने बताया कि ये स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी है, सलाहियत होती है जो कि किसी खास चीज के लिए खास होती है, और हम उस सलाहियत की वजह से किसी खास काम को बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं, और दूसरे काम को उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो ये स्पेयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी था, जिसमें कि जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में उन्होंने बताया। स्पेयरमैन के 2 फैक्टर की जानकारी के बाद थर्स्टन ने अपने दूसरे तरीके की नजरियात पेश किया, जिसमें उन्होंने 2 फैक्टर की जगह पर 7 फैक्टर यानी कि 7 तरीके के इंटेलिजेंस को, 7 तरीके के जहानत पर जोर दिया, और उन्होंने उसे प्राइमरी फैक्टर कहा। 7 प्राइमरी फैक्टर का कहने का मतलब यह है कि थर्स्टन स्पेयरमैन के 2 फैक्टर से अपने ख्यालात को बिल्कुल अलग पाया, और उन्होंने कहा कि जो जहानत है उसमें 2 फैक्टर नहीं बल्कि 7 तरीके के फैक्टर होते हैं, जिस जो या 7 तरह की सलाहियत होती है, जिससे कि हमारा जो जहन है वो बाकी अपने सारे मसलों को हल करता है, और अपने मुआशरे के साथ हम एडजस्ट हो पाते हैं। तो ये 7 तरीके के जो फैक्टर थे, ये जो 7 तरह की जो सलाहियत है, वो सलाहियत है, पहली सलाहियत है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि अंक जो डिजिट होते हैं, जो नंबर होते हैं, उसको समझने की जो सलाहियत होती है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है। दूसरी सलाहियत है हमारी याददाश्त, यानी कि हम किसी चीज को कितना याद कर सकते हैं, हम किसी अपने दिमाग के, ये मेमोरी है। इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू थर्स्टन ने ये बताया कि हम किसी चीज के बारे में किस तरीके से सोच सकते हैं, जो उसकी जो ख्यालात उसके बारे में हमारे सामने आते हैं, या हम उस चीज को किस ढंग से एनालाइज कर सकते हैं, ये इंडक्टिव रीजनिंग उन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने बताया परसेप्चुअल स्पीड, यानी कि किसी चीज को देखने और समझने की जो हमारी सलाहियत होती है वो कितनी ज्यादा है। अगर हम जल्दी चीजों को देख समझ लेते हैं, तो हमारा काम उस हिसाब से ज्यादा आसान हो सकता है, और हम ज्यादा एडजस्टेबल हो सकते हैं। वर्बल इन्फ्लुएंसी में की सलाहियत में आता है कि लफ्जों को, जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस को किस तरीके से हम जमा कर सकते हैं, बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये वर्बल फ्लुएंसी के तहत आता है।
स्पैशियल रिलेशन में आता है कि किसी चीज को हम कितने सही जगह से में रख सकते हैं, उसको हम उसका जो रिलेशन है उसके साथ जो उसका जो कनेक्शन है वो कितना ज्यादा सही तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। उसके बाद वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है कि चीजों को हम किस तरीके से उसकी जो समझ होती है, यानी कि उसका जो मतलब होता है, उसके जो मानी होते हैं, वो हम कितनी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ये हमारे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन की सलाहियत के जरिए ही मुमकिन हो सकता है। तो थॉर्स्टन का ये कहना था कि सिर्फ 2 फैक्टर को बताने से या 2 फैक्टर को ही जिम्मेदार बनाने से हमारे जहन का या हमारी जहानत जो है वो पूरी नहीं हो सकती है, बल्कि जहानत को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर समझें, और बड़े पैमाने पर समझाने के लिए उन्होंने 7 फैक्टर, प्राइमरी फैक्टर बताए कि ये सारे चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकता है और अपने मसले को उसके हिसाब से हल कर सकता है। स्पीयरमैन और थर्स्टन के बाद जो तीसरा ख्यालात सामने आया वो था स्टर्नबर्ग का। स्टर्नबर्ग ने अपने ख्यालात में बताया कि जो हमारा जहन है वो ना 2 फैक्टर है उसमें इम्पोर्टेंट है, ना 7 फैक्टर इम्पोर्टेंट है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर इम्पोर्टेंट होते हैं। एक एनालिटिक, दूसरा क्रिएटिव और तीसरा प्रैक्टिकल। यानी कि प्रैक्टिकल में कहने का मतलब यह है कि जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जिसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी चीजों को जिस तरीके से अपने मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं, वो प्रैक्टिकल हो गया। क्रिएटिव में जब हम नए चीजों को नए ख्यालात के जरिए अपने मसलों को हल करते हैं तो वो क्रिएटिव होता है। यानी कि जब पहले से कोई चीज है, या पहले से जो अगर ये है कि हमको कहीं जाना है तो हम उसके लिए रिक्शे का या गाड़ी का इंतजाम करते हैं, लेकिन अगर जाने के लिए हम कुछ और अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी सोच से कुछ और उसमें हम नया जोड़ करके इस्तेमाल करें तो ये हमारी क्रिएटिविटी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हम कहें कि पेंसिल का काम लिखना है, पेंसिल से हम सिर्फ लिख सकते हैं, लेकिन पेंसिल को अगर हम अपने बालों में हेयर क्लिप की तरह यूज करें, या पेंसिल को हम एक छड़ी की तरह इसका इस्तेमाल करें, या फिर पेंसिल को हम एक स्टैंड या किसी चीज को टांगने के लिए उसका इस्तेमाल करें, तो ये हमारी अपनी क्रिएटिविटी होती है जो हमारे अपने जहन से निकलती है कि हम किसी चीज का इस्तेमाल नए तरीके से कैसे कर सकते हैं, नए ख्याल के जरिए कैसे कर सकते हैं, ये क्रिएटिविटी होती है। और एनालिटिकल इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि चीजों को हम उसके हर एक पहलू के तौर पर जब समझने की सलाहियत रखते हैं तो वो एनालिटिक इंटेलिजेंस होता है। तो स्टर्नबर्ग ने ये कहा कि चीजों को समझने के लिए या चीजों को, अपने मसलों को हल करने के लिए हमारे पास 3 तरह की सलाहियत ही होती है। एक होती है जो प्रैक्टिकल सलाहियत होती है, जो जिस तरीके से हम अपने मसलों को हल करते हैं या अपने आप को अपने माशरे के साथ, अपने माहौल के साथ एडजस्ट करते हैं, कोप करते हैं। और दूसरा है कि क्रिएटिविटी हमारे अंदर है, हम एक ही तरह की चीज का अलग अलग ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुमकिन उसको दूसरे ढंग से इस्तेमाल करता है। और एनालिटिक इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि हम चीजों को उसके हर एक पहलू, हर एक नजरिए से जब समझते हैं तो उसकी जो खूबसूरती है या उसका जो नजरिया होता है वो खुल के हमारे सामने आता है, और फिर हमें अपने मसलों को हल करने में ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है। तो स्टर्नबर्ग ने की जो थ्योरी थी, या स्टर्नबर्ग का जो जो ख्यालात था, तो वो इस बात पर ही फोकस करता है कि सिर्फ 3 तरह की सलाहियत जो है वो हम खास होती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल में ये देखा जा रहा है कि कैसे हम वहाँ पर प्रैक्टिकल तौर पर या किसी काम को आप जो रोजमर्रा के ढंग से करते हैं या आए दिन हम उसका इस्तेमाल जब करते हैं तो वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है। क्रिएटिविटी में जब हम कुछ नया जोड़ देते हैं तो वो क्रिएटिविटी होता है। और एनालिटिक में हमें नई चीजों को उसका एनालाइज करने के बाद उसका रिजल्ट मिलता है तो हम एनालिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, या उसका एनालिटिकल रीजनिंग या एनालिटिकल इंटेलिजेंस इसको हम कह सकते हैं। इनके बाद गार्डनर का आया ख्यालात आपके जहानत के लिए, कि गार्डनर ने कहा कि इंटेलिजेंस या जहानत में
कुल 7 तरीके की सलाहियत होती है। बाद में उन्होंने एक तरह की सलाहियत को और जोड़ा जिसे नेचुरलिस्ट कहा जाता है। इसके पहले भी हमने आपको अभी पिछले स्लाइड में दिखाया था कि ज़हानत के बारे में, ज़हानत को समझाने के लिए 9 तरीके की किस्म बताए गए थे, जो कि गार्डनर के ख्यालात से काफ़ी मिलते-जुलते हैं, और गार्डनर ने उसे अपने थ्योरी में ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया, आपके सामने रखा कि किस तरीके से हमारा जो ज़हन है, उसमें अलग-अलग तरह की सलाहियत है, और उन सलाहियत की वजह से हम अपने काम को आसान बनाते हैं, या हम अपने डेली लाइफ में, अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, उसमें अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से ढालने की कोशिश करते हैं। तो गार्डनर ने जो सबसे पहले जिस सलाहियत की चर्चा की, लफ्जों को समझने की, लफ्जों को जमा करने की, लफ्जों का इस्तेमाल करने से मुतालिक जो सलाहियत है, वो है वर्बल सलाहियत, वर्बल कैपेसिटी, जिसकी वजह से हम अपने, जितना हमारा वर्बल कैपेसिटी अगर बेहतर है या आला होता है, तो हमें बात करने में, तबादला ख्याल करने में, लोगों के साथ मिलने जुलने में, लिखने पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि जब हमारा वर्बल इंटेलिजेंस या वर्बल जो हमारी कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है, तो हमारे लिए बोलना, लिखना, लोगों से बातचीत करना, या अपने ख्यालात को दूसरों के सामने जाहिर करना, ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा जहन वर्बली तौर तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है या बासलाहियत होता है। तो गार्डनर ने इसलिए वर्बल इंटेलिजेंस को या वर्बल जो कैपेसिटी है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, और इसे हमारे जहन का एक खास हिस्सा या खास सलाहियत बताया। इसके बाद मैथमेटिकल कैपेसिटी, गार्डनर ने फिर वर्बल कैपेसिटी के बाद मैथमेटिकल कैपेसिटी पर जोर दिया, और उन्होंने बताया कि चीज़ों को गिनने की, जोड़ने की, तकसीम करने की, गुना करने की जो सलाहियत होती है, वो मैथमेटिकल कैपेसिटी या मैथमेटिकल सलाहियत जिसे हम कह सकते हैं, वो होती है, जिसकी वजह से हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए हमें ज़रूरत होती है, तो लोग जैसे किसी चीज़ को गिनना है, किसी चीज़ों को जोड़ना है, या किसी चीज़ों को तकसीम करना है, तो ये हम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन तब ये यहाँ पर गार्डनर ने ये बातें बताई कि जरूरी नहीं कि ये जो सारे के सारे यहाँ पर 7 तरीके के जो सलाहियत है, वो सातों के सातों का जो सलाहियत है वो किसी एक इंसान में सभी सलाहियत हो। लेकिन होता ये है कि किसी इंसान में वर्बल कैपेसिटी ज्यादा है, किसी में मैथमेटिकल कैपेसिटी ज्यादा है, और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स में अगर वो, उनकी अंग्रेजी बड़ी बड़ी अच्छी है, उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी जो हिसाब की जो सलाहियत है वो कुछ कमजोर होती है। अगर हिसाब की सलाहियत बहुत अच्छी है, तो उनकी जो अंग्रेजी है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती है, या और दूसरी तरह की जो वर्बल जो सलाहियत है, जो कैपेसिटी है, वो कमजोर पड़ जाती है। तो इसकी वजह यही है कि हर इंसान में जितनी ये जो 8 सलाहियत जिसकी चर्चा गार्डनर ने की है, वो आठों के आठों सब में बराबर नहीं होती है, कम या ज्यादा होती है, लेकिन इसमें होती है। स्पेशल जो कैपेसिटी है उसमें यह है कि चीजों को सही तरीके से समझने की, सही तरीके से उसको रखने की जो कैपेसिटी होती है, वो स्पेशल कैपेसिटी के तौर पे जानी जाती है। बॉडीली काइनेस्थेटिक कैपेसिटी गार्डनर ने बताया है कि जिसमें कि हमारे जिस्म का कुछ हिस्सा जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है, या ज्यादा कुछ हिस्से ही जो होते हैं वो कुछ काम करने के लिए ज्यादा खास होते हैं। जैसे कि चलने के लिए पैर की जरूरत होती है, या अगर हम रक्स करना चाहते हैं तो रक्स करने के लिए हाथ और पैर की जरूरत होती है। तो जो ये रक्स करने की जो सलाहियत है, डांस करने की जो कैपेसिटी है, वो जिस्मानी सलाहियत की वजह से होती है। अगर हमारे हाथ पैर नहीं होंगे तो हम इस तरह से डांस करना, या जिसे हम कह सकते हैं कि जो रक्स करना है, वो हम नहीं कर सकते हैं।
तो इसके लिए बॉडीली काइनेस्थेटिक सलाहियत हमारे अंदर होती है, जो हमारे जिस्म के अलग अलग हिस्से को किसी खास तरीके के काम करने के लिए मजबूर करती है, या उसकी वजह से ही हम किसी खास तरीके के काम को कर सकते हैं। जैसे लिखने के लिए हमारी उंगलियां, हाथों की उंगलियों का सही होना जरूरी है, और हमारे हाथों की उंगलियों की मदद से हम लिखने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर, या गाड़ी चलाना वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे काम हैं जिसमें कि हमारे जिस्म के वो कुछ खास हिस्से किसी खास तरह के काम को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और तो हमारा जो जिस्म का जो खास हिस्सा है और हमारे दिमाग की उस सलाहियत से जब मिल जाता है तो हम उस काम को आसानी से कर लेते हैं। तीसरा जो आगे उन्होंने बताया गार्डनर ने, वो उन्होंने म्यूजिकल कैपेसिटी के बारे में बात की। म्यूजिकल कैपेसिटी की चर्चा करते हुए गार्डनर ने ये कहा कि ये भी एक तरह की सलाहियत होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि कुछ लोगों में आपने भी महसूस किया होगा कि गाने की कैपेसिटी की सलाहियत, गाने को समझने की, उसकी धुनों को समझने की, उसके धुनों को बनाने की जो सलाहियत होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। हो सकता है कि गाना मुझे पसंद हो, लेकिन गाना गाना या गाना को ऐसा महसूस किया होगा कि कई बार जब गाने बजते होंगे तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है और हम उसको गाना भी चाहते हैं, लेकिन हम गा नहीं सकते हैं। हम जब उसे सीखना भी चाहते हैं तो हम उतने अच्छे तरीके से उस गाने को नहीं गा पाते हैं। लेकिन जो दूसरा, अगर आपका जो कोई दोस्त है या आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार है, तो उसी गाने को हो सकता है कि वो एक ही बार में सुन करके बहुत अच्छे तरीके से गा करके आपको सुना सकते हैं। तो ये उनकी वो म्यूजिकल कैपेसिटी होती है, उनके जहन में उनका वो म्यूजिकल की जो सलाहियत होती है, उस सलाहियत के बदौलत वो उस गाने को जल्दी सीख लेते हैं और जल्दी समझ लेते हैं। तो ये भी एक तरह की सलाहियत है। इंटरपर्सनल में जिस सलाहियत की बात गार्डनर ने की कि एक हमारे जहन में इंटरपर्सनल सलाहियत होती है, कैपेसिटी होती है। इंटरपर्सनल कैपेसिटी का मतलब ये है कि हम अपने अंदर, इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि हम अपने अंदर जो जितने भी जज्बात हैं, जितने भी तरह के रवैया है, उनको हम कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर हम उन्हें अच्छे तरीके से समझते हैं या उनको हम अच्छे तरीके से समझ करके अपने रवैये में बदलाव ले आते हैं, तो ये इंटरपर्सनल सलाहियत की वजह से ही होता है। यानी कि अपने सलाहियतों को समझना भी एक तरह की जहनी सलाहियत है। इंट्रापर्सनल में यहाँ गार्डनर ने बताया कि जब हम दूसरे लोगों के रवैये को समझते हैं, दूसरे लोगों के जज्बातों को, उनके सुख को, उनकी खुशी को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये इंट्रापर्सनल कहलाता है। इसमें हम दूसरे के रवैये को, दूसरों के साथ जब हम मिलते जुलते हैं तो हम और ये कैपेसिटी हमारी जितनी ज्यादा होगी, इंट्रापर्सनल कैपेसिटी, ये जो सलाहियत है हमारी जब जितनी ज्यादा होती है, तो हमें दूसरे लोगों को समझना आसान होता है और हमारा जो दूसरों के साथ जो रिलेशन होता है, जो कनेक्शन होता है, वो ज्यादा बेहतर हो जाता है, ज्यादा मजबूत बन जाता है। लास्ट में यहाँ पर नेचुरलिस्ट, और वो इसलिए जोड़ा कि कुछ लोगों में इस तरह की सलाहियत होती है कि वो नेचर के बहुत करीब होते हैं, यानी कि नेचर से उनका बहुत लगाव होता है, नेचर के पास के नजदीक रहना उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें नेचर को समझना उन्हें पसंद आता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम देखिए बॉटनिस्ट वगैरह जो लोग होते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं कि वो नेचुरलिस्ट है। नेचुरलिस्ट है यानी कि वो ज्यादा नेचर के करीब रहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, वो उनके बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, समझ करके उसके बारे में वो लोगों को बताते हैं, तो ये नेचुरलिस्ट होता है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की सलाहियत हमारे जहन में होती है। किसी इंसान में कोई एक सलाहियत, दो सलाहियत जो है वो ज्यादा होती है, बाकी सलाहियत हो सकता है इंसान में हमें उस तरह की कैपेसिटी या उस तरह की सलाहियत देखने को ज्यादा मिलती है, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि जिस तरह की सलाहियत होती है, लोगों का जो झुकाव है वो उस तरह की सलाहियत की तरफ ज्यादा होने लगता है, और उसी तरह की ये काम भी वो लोग ज्यादा करते हैं।
जैसे किसी के अगर म्यूजिकल कैपेसिटी ज्यादा है, म्यूजिकल सलाहियत ज्यादा है, तो वो एक अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, वो एक अच्छा सिंगर बन सकता है, वो म्यूजिक के फील्ड में और अपना काम कर सकता है। अगर स्पेशियल कैपेसिटी ज्यादा है, यानी कि वो अपने दिमाग में के बने हुए इमेज को अपने काम में, अपने इसमें उतार सकता है, तो एक अच्छा पायलट बन सकता है, एक अच्छा आर्टिस्ट पेंटर बन सकता है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से गार्डनर ने अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा की और उन्होंने ये बताया कि हमारा जो जहन है वो अलग अलग सलाहियतों का जमावड़ा है, या अलग अलग सलाहियतों का एक गुच्छा होता है, जिसमें कि तरह तरह की सलाहियतें होती हैं, जो हर इंसान, एक इंसान में कुछ दूसरी सलाहियत होती है, तो दूसरे इंसान में कुछ दूसरी सलाहियत होती है। दूसरा स्लाइड स्लाइड जो आपके सामने मल्टीपल इंटेलिजेंस का ही सामने है, जिससे कि आपको गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में और ज्यादा अच्छे से समझ में बातें आ सकती हैं। कि यहाँ पर देखिए बॉडीली काइनेस्थेटिक का जो एरो बना हुआ है उसमें बॉडी स्मार्ट लिखा है, यानी कि हमारा जो जिस्म है वो हमारे जहन के साथ एक तालमेल बनाता है, जिससे कि हमारा जो जिस्म है और जो हमारा दिमाग है वो दोनों मिल करके काम करता है। म्यूजिकल में म्यूजिक स्मार्ट है, विजुअल स्पेशियल में पिक्चर स्मार्ट है, कि हमारे जहन में जिस तरह की इमेज होती है उस इमेज के को अपने जहन में रख करके हम वो काम करते हैं, तो वो हो जाता है पिक्चर स्मार्ट होता है। इंटरपर्सनल में आप देख लीजिए कि सेल्फ स्मार्ट की बात की गई है, यानी कि जब हम अपने को अच्छे तरीके से समझते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम सेल्फ स्मार्ट कहला सकते हैं। कि जब हम हमें अपना रवैया, हमें अपने जज्बात, हमें अपने मोटिवेशन जब सब समझ में आने लगते हैं तो हम सेल्फ स्मार्ट कहला सकते हैं। नेक्स्ट में है कि नेचर स्मार्ट हम तब बनते हैं कि जब हमारा लगाव नेचर से ज्यादा होने लगता है, कि हम नेचुरलिस्ट हो जाते हैं, यानी कि हम नेचर के करीब होते हैं, तो हम नेचर स्मार्ट हो जाते हैं। लॉजिकल स्मार्ट हम तब होते हैं कि जब हमारी मैथमेटिकल और लॉजिकल जो सलाहियत है वो अच्छी बनी बनी रहे, तो हम लॉजिकली स्मार्ट हो सकते हैं, यानी कि हम हमारे अंदर किसी भी काम को करने के लिए की कोई खास वजह, कोई खास तर्क होता है, कि कोई खास कैलकुलेशन होता है जिसके हिसाब से हम कोई काम करते हैं, और तब उसे हम कह सकते हैं कि हम लॉजिक स्मार्ट है। वर्ड स्मार्ट की वर्ड्स है, जो हमारे लफ्ज है, जो हमारे जो जुबान है, उसमें हम कितने ज्यादा वसी हैं। अगर हम ज्यादा वसी हैं तो हम वर्ड स्मार्ट कहलाते हैं। पीपल स्मार्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे लोगों के रवैये के बारे में, उनके जज्बात के बारे में, उनके मोटिवेशन के बारे में, उनके परसेप्शन के बारे में अगर हम समझने लगते हैं तो हम पीपल स्मार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस में ये बातें बताई गई कि हम हमारे अंदर डिफरेंट टाइप की कैपेसिटी होती है, अलग अलग तरह की सलाहियत होती है, जिससे कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी अपनी जिंदगी और हम जिस मुआशरे में रहते हैं उस मुआशरे के साथ जो हमारा तालमेल होता है, जो हमारी अडेप्टेबिलिटी होती है, वो ज्यादा आसान हो सकती है। इसके बाद जहानत के बारे में जो दूसरा नजरिया सामने आया वो था कैटल का नजरिया। कैटल ने दो नहीं, दो तरीके के फैक्टर के बारे में अपने ख्यालात में चर्चा की, और वो दो फैक्टर थे फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस में आपको जैसे हमने पहले भी बताया है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस में कि किस तरीके से हम अपने किसी मसले को हल करते हैं, ये फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है। और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में होता है कि हम हमने जो सीखा है, जो पहले से हम सीखे हुए उस सीखे हुए तजुर्बे के मद्देनजर हम जब किसी मसले को हल करते हैं तो वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहलाता है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में कैटल ने बताया कि ये उम्र के साथ साथ बढ़ता है, यानी कि जाहिर सी बात है कि जब हम सीखे हुए तजुर्बे का इस्तेमाल करते हैं अपने मसले को हल करने के लिए, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा तजुर्बा बढ़ता है, और हम बहुत सारी चीजें लगातार सीखते रहते हैं और उसे जमा करते रहते हैं अपने तजुर्बा। तो उम्र
बढ़ने के साथ साथ जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है वो बढ़ता है, लेकिन फ्लूइड इंटेलिजेंस में इस तरह की बात नहीं होती है। ये जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर फ्लूइड इंटेलिजेंस शायद नहीं होता है या बहुत कम होता है। इसके ये चीजें जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं या हम जब कहें कि हम जब जवान होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो हमारे अंदर फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो ज्यादा बढ़ने लगता है। कैटल ने बताया कि 20 की उम्र से जब पी जो होता है वो बढ़ता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसकी कैपेसिटी कम होती जाती है, ये घटने लगता है। यानी कि किसी मसले को हम कितनी जल्दी से कितने आसानी से हल कर लेते हैं, ये जब हम यंग होते हैं, जब हम जवान रहते हैं, उस वक्त हम इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, हमें मसले का हल आसानी से निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम अपने जहन का इस्तेमाल ज्यादा तेजी से करने में कामयाब नहीं होते हैं और तब हम क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का सहारा लेते हैं, यानी कि पहले से जो सीखे हुए जो तजुर्बात हैं, जो पहले से सीखी हुई हमारी जानकारी है, उस जानकारी के बिना पर हम अपने मसलों को हल करते हैं या अपने जो मुश्किलात हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कैटल का जो तबादला ख्याल था वो यही था कि फ्लूइड इंटेलिजेंस को हम ट्रेन कर सकते हैं। और कहाँ तक ट्रेन कर सकते हैं, कहाँ तक उन्हें हम सिखा सकते हैं, एक अच्छी खासी कैपेसिटी तक, एक अच्छे खासे डिग्री तक हम उसे सिखा सकते हैं या उसे हम ट्रेंड कर सकते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को हम ट्रेंड नहीं करते हैं, इसमें हम पहले से आए अपने इंफॉर्मेशन को जमा करते हैं और ये क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। और ज्यादातर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस हमें हमें हमारे पढ़ाई लिखाई से, हम जो एजुकेशन लेते हैं उससे मिलता है और हमारे जो तजुर्बा है उनसे क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की जो सलाहियत है वो हमारे अंदर आती है। इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी हमारे सामने आती है इंटेलिजेंस की, वो है पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि जहानत के बारे में एक अलग तबादला ख्याल आया, एक अलग नजरिया आया जिसे डास, नागलियरी और कर्बी ने दिया। ये नाम है माहिर नफ्सियात के, जिन्होंने इस तरह की या अपना इस तरह की थ्योरी को पेश किया और अपने ख्यालात उन्होंने जाहिर किए जहानत के बारे में। तो उन्होंने बताया कि जहानत के लिए सिर्फ 4 तरह की सलाहियत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो है प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव। यानी कि पहले हम किसी चीज को प्लान करते हैं, यानी कि उसका हम एक खाका तैयार करते हैं, किसी मसले को कैसे हम हल करना है, किस तरह से उस चीज को हम हल करेंगे, और हम उस पर फिर पूरा ध्यान देते हैं, पूरी तवज्जो देते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको हर तरीके से उसके पूरे तौर पर उस पर नजरसानी करते हैं और एक एक करके उस मसले को हम हल करते चले जाते हैं। तो इसे पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है, जिसमें अटेंशन, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव, यानी कि पहले प्लान करते हैं, फिर उस पर हम अच्छे से एक एक उसके सारे पहलू पर ध्यान देते हैं और फिर उसको एक एक उस पहलू को धीरे धीरे उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। इसे हम पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। जहानत के बारे में कुछ और अलग तरह के नजरियात जो है वो सामने आए हैं, जिसमें एक है तकनीकी नजरिया। तकनीकी नजरिया ये बताता है कि जो लोग थोड़े से एडवांस हैं, एडवांस कहने का मतलब कि जो लोग, जिन लोगों ने ज्यादा तरक्की की है, जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, उन लोगों के बीच में इस तरह की सलाहियत ज्यादा देखने को मिलती है। यानी कि वो नए नए तकनीकों का इस्तेमाल करना, नए तरीकों से अपने मसलों को हल करना, इस तरह की जो सलाहियत होती है वो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस कहलाती है या तकनीकी जहानत जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें कि स्पीड, अच्छी अटेंशन,
किसी चीज को समझना और उसका ऑब्जर्वेशन करना, ये सारी चीजें, ये बातें जो है वो शामिल होती हैं, जिसमें जिसमें नई तकनीक के जरिए हम जब मसलों का हल करते हैं तो वो तकनीकी जहानत की वजह से या उसकी बदौलत ही कर पाते हैं। इसीलिए माहिर नफ्सियात ने बताया कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क है या जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, वहां पर इस तरह के इंटेलिजेंस की झलक देखने को ज्यादा मिलती है, या उस तरीके के लोगों में टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा पाया जाता है। टेक्नोलॉजिकल या तकनीकी जहानत के बाद एक दूसरा जहानत का नजरिया सामने आया, वो है इंटीग्रल इंटेलिजेंस का नजरिया, यानी कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक हिंदुस्तानी पर्सपेक्टिव है, जिसमें कि सभी तरह की बातों को, सभी तरह की सलाहियत को शामिल किया गया। इमोशन, मोटिवेशन और बाकी जितने तरह की अलग अलग जितनी सलाहियत होती है, वर्बल, उन सबको इसमें शामिल करके एक हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया गया, जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि जो लोग कम तरक्की याफ्ता हैं, या जो ऐसा मुल्क जहाँ पर लोग कम तरक्की याफ्ता हैं, वहां पर इस तरीके का के जहानत का इस्तेमाल ज्यादा होता है या ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि लोग अपने इस तरह की कैपेसिटी से, जिसमें कि थोड़ी थोड़ी सब चीजें मिली होती है, जैसे वर्बल है, स्पेशियल है, मोशन है, अपने रवैये से मुतालिक है, वो सारी चीजें इसमें मिली जुली होती हैं, तो इसको हम इंटीग्रल इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी कि एक हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव, एक हिंदुस्तानी नजरिया, जिससे कि हमारी जो जहन है या हमारी जो जहन की सलाहियत है उसके बारे में अंदाजा लगाया जाता है। जहानत के अलग अलग तासुरात और अलग अलग तबादला ख्याल के बाद हमारे सामने एक सवाल ये उठता है कि आखिर जहानत का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। किस इंसान के का जो जहन है वो ज्यादा अच्छा है, या किसकी जो कैपेसिटी है, जो सलाहियत है वो ज्यादा है, किसकी कम है, या किसकी नॉर्मल है। ये इसका अंदाजा लगाने के लिए माहिर नफ्सियात ने अलग अलग तरह के टेक्निक या अलग अलग तरह के तकनीक का इस्तेमाल किया, या कहा गया आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी कि अलग आईक्यू निकाला जा सकता है, और उस आईक्यू के रिजल्ट के बिना पर, उसकी जो आईक्यू का जो रिजल्ट आता है उस बिना पर हम उस इंसान के जहन के बारे में एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इंसान बहुत ज्यादा अच्छे जहन वाला जहीन है, कम जहन वाला है, या एक नॉर्मल जहन रखता है। तो आईक्यू के लिए माहिर नफ्सियात ने ये बताया कि इसे निकालने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला ये था कि आपकी जो उम्र है, आपकी जो हमारा जो जिस्मानी जो उम्र होता है, हम जब से पैदा होते हैं तब से हम जितने साल बीत गए, वो साल हमारी उम्र कहलाती है। जैसे कि अगर हमने अगर हमारे घर में 2020 में कोई बच्चा पैदा हुआ और अभी 2022 चल रहा है, तो उसकी जो उम्र होगी वो 2 साल की होगी। तो इसे इसे कहा गया कि क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि जब पैदाइश के वक्त से अब तक के वक्त के बीच में जो जितने उसने टाइम बिताया है, जो उसके जितनी उम्र हुई, उसे क्रोनोलॉजिकल एज कहा गया, और उसको मल्टीप्लाई किया गया, गुना किया गया मेंटल एज से। तो मेंटल एज कैसे निकलेगा? मेंटल एज निकालने के लिए माहिर नफ्सियात ने अलग अलग तरह के बहुत सारे टेस्ट या बहुत सारे ऐसे पर अलग अलग तरह के चीजें बना के रखी हैं, जिसे हम टेस्ट ही कह लें तो ज्यादा बेहतर होगा, कि उस टेस्ट को जब हम अपने किसी जिसका हमको आईक्यू निकालना होता है उसे हम देते हैं, और उस टेस्ट पर जो उसका रिजल्ट आता है, और उस रिजल्ट को हम क्रोनोलॉजिकल एज के साथ गुना करते हैं, और मेंटल एज इंटू 100, यानी कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को हम डिवाइड करके बांट करके 100 से उसको हम गुना करते हैं अगर, तो हमारे पास एक नंबर आता है। उस नंबर को हम एक माहिर नफ्सियात ने एक मैनुअल तैयार किया हुआ है। उस मैनुअल पर उस नंबर को जब हम मेजर करते हैं, देखते हैं, तो हमें कुछ रिजल्ट मिलते हैं जो हमें ये बताते हैं
कि वो इंसान जिसका हमने टेस्ट किया वो ज़हीन है, कम ज़हीन है, बिल्कुल बेवकूफ है, या एक नॉर्मल जहन रखता है। एक इंसान का जो नॉर्मल जहन माना गया है वो 100 को माना गया है। यानी कि अगर उस मैनुअल पर या किसी टेस्ट पर अगर हमारा आईक्यू का जो वैल्यू है वो अगर 100 आता है तो इसे हम एक नॉर्मल जहन वाला इंसान मान सकते हैं। कहीं कहीं पर 90 से 110 तक इसका रेंज आता है कि 90 भी अगर आता है या 110 भी आता है तो हम इसे नॉर्मल जहन वाला इंसान कह सकते हैं, लेकिन एवरेज यहाँ पर 100 रखा गया है कि आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशंट निकालने के लिए किसी टेस्ट के ऊपर आपका जो परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट उस और आपकी जो उम्र है उसको डिवाइड करके, उसको बांट करके जब हम 100 से गुना करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो नंबर आपका आईक्यू कहलाता है। यहाँ तब ये बात जानने वाली इंपॉर्टेंट होती है कि क्रोनोलॉजिकल एज, एक्चुअल एज और मेंटल एज, यानी कि जो हमारा रियल एज है, जो एक्चुअल एज है वही क्रोनोलॉजिकल एज है, और मेंटल एज हम किसी टेस्ट के ऊपर जो हम परफॉर्मेंस करते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है किसी टेस्ट को करने के बाद उसे हम मेंटल एज कहते हैं। आईक्यू का अलग अलग रेंज है, जैसे अभी हमने आपको बताया रेंज बनाया हुआ एक चार्ट है उसका, जिस चार्ट की बदौलत हम ये जान सकते हैं कि किस इंसान का जो जहन है वो उसकी सलाहियत कितनी है। यानी कि किसी इंसान की जहनी सलाहियत हम इस चार्ट की मदद से जान सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 145 से 160 के बीच में किसी का रेंज आता है तो उसे हम गिफ्टेड, मतलब खुदाई, उसे हम मान सकते हैं कि ये बच्चा या ये इंसान का जो जहन है वो कोई नॉर्मल जहन नहीं है, वो बिल्कुल खुदा की तरफ से दिया हुआ उसको गिफ्ट है, जिसे हम गिफ्टेड उसको इंटेलिजेंस कह सकते हैं। नॉर्मल रेंज के लिए यहाँ पर 90 से 109 तक दिया हुआ है, यानी कि 100 के बीच में अगर 100, 109, 102, 104 या 99 आता है तो ये हम कह सकते हैं कि वो एवरेज है। लेकिन इसके नीचे जब जाता है, यानी कि 90 से जब कम जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो आईक्यू है या उसका जो जहन है वो कम है। यानी कि वो धीरे धीरे इसकी जैसे जैसे वो इसके नीचे उसका रेंज जाता है वो धीरे धीरे अब उसकी जो जहनत है उसको हम कम मानते हैं, और पहले फिर बॉर्डर लाइन मानते हैं, और लास्ट में अगर जब 40 से 54 के बीच में आता है तो उसे हम बिल्कुल बेवकूफ मानते हैं, उसे हम ये मानते हैं कि इसके अंदर जहन नाम की कोई चीज नहीं है। तो जहां एक तरफ हम 145 से 160 के बीच में ये मानते हैं कि वो गिफ्टेड है, वो इंसान जो है वो बिल्कुल दूसरों से अलग है और उसकी उसकी जो जहानत है वो बहुत ऊंची है, बहुत ऊपर है। और तो वहीं दूसरी तरफ अगर 40 से 50 के बीच में अगर वो उस रेंज में आता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो इंसान बिल्कुल बेवकूफ है, उसके अंदर जहानत नाम की कोई चीज नहीं है। और अगर 100 के बीच में आता है तो हम उसे नॉर्मल या एवरेज जहन वाला इंसान कह सकते हैं। जहानत के इस टेस्ट के बारे को निकालने के लिए हमने बताया कि हम बहुत तरह के अलग अलग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जहानत को की पैमाइश के लिए बहुत जो अलग अलग टेस्ट बनाए गए, वो तो 4-5 तरीके के टेस्ट को सबसे ज्यादा खास बताया गया, जिसमें कि इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट, वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट, और कल्चर बायस्ड और कल्चर फेयर टेस्ट को रखा गया है। इंडिविजुअल टेस्ट, जैसा कि नाम से आपको पता है कि इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होता है कि सिर्फ एक इंसान पर कोई टेस्ट जो है वो लगाया जाता है, या किसी एक इंसान के ऊपर एक टेस्ट किया जाता है और उस टेस्ट के बिना पर उसका मेंटल एज जो है वो निकाला जाता है। ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। ग्रुप टेस्ट में बहुत सारे लोगों के ऊपर टेस्ट किया जाता है, यानी कि एक से ज्यादा लोगों के बीच एक से ज्यादा लोगों को एक साथ
उनके ऊपर हम टेस्ट एडमिनिस्टर कर सकते हैं, टेस्ट चला सकते हैं और उनका हम मेंटल एज निकाल सकते हैं। इसके बाद वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में, जैसे कि हमने आपको बताया कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है, या हम उन लोगों पर ही इस टेस्ट को का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें लफ्जों की जानकारी है, सेंटेंस की जानकारी है, जो कोई जुमला बना सकते हैं, किसी जुमले को पढ़ के समझ सकते हैं। तो इस तरीके से वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में लफ्जों और जुमलों का रोल ज्यादा अहम होता है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि नॉन वर्बल में वर्बल या लफ्जों का या जुमलों का इस्तेमाल ना के बराबर होता है और वहां पर उन्हें कुछ करने के लिए दिया जाता है। यानी कि आप जैसे स्लाइड में भी देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के ग्राफ बने हुए हैं, इनको सेट करना, इनको मिलाना वगैरह वगैरह, इस तरह के कुछ काम जो है वो अपने जिस इंसान का हमको आईक्यू निकालना होता है उसको दे दिया जाता है और इसके बिना पर उनका मेंटल एज निकाला जाता है। उनका जो वो पे जो एडमिनिस्टर करते हैं जब, तो उसमें उन्हें किसी तरह के वर्बल के जैसा किसी जुमले का, किसी लफ्ज का इस्तेमाल करना नहीं होता है और वो बड़ी आसानी से इस टेस्ट को कर लेते हैं। इस यहाँ पर यह भी शर्त नहीं होती है कि वो पढ़े लिखे हों, क्योंकि उन्हें जो करना होता है उन्हें सिर्फ बता दिया जाता है कि आपको करना क्या है और उन्हें वो चीज करके दिखाना होता है। नॉन वर्बल के बाद परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, जिसमें कि किसी भी तरीके का लफ्जी इस्तेमाल नहीं होता है और उन्हें कुछ ऑपरेटर्स वगैरह या कोई चीजें ऐसे जोड़ने के लिए या उन्हें बनाने के लिए दे दी जाती है जिसकी बिना पर उनका मेंटल एज जो है वो निकाला जाता है। इस सिलसिले में स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया और 4 तरह के इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बताया, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम कह सकते हैं, नॉन वर्बल नहीं, और एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी कि काउंटिंग करने की, और शॉर्ट टर्म मेमोरी याददाश्त टेस्ट को बनाया। स्टैनफोर्ड के बाद वेशलर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट दिया जहन को मापने के लिए, जहनत को मापने के लिए, जिसमें उन्होंने 2 तरीके के टेस्ट का इसमें इस्तेमाल किया है, एक वर्बल स्केल और दूसरा परफॉर्मेंस स्केल। वर्बल स्केल में लफ्जों और जुमलों से जुड़ी हुई सारी, और परफॉर्मेंस स्केल में भी अलग अलग तरीके से परफॉर्मेंस के बिना पर अलग अलग तरह के स्केल होते हैं, जैसे कि डिजिट सिंबल टेस्ट, कुछ डिजिट लगाना होता है, या पिक्चर कंप्लीशन, कुछ अधूरे में तस्वीर को जोड़ना होता है, ब्लॉक डिजाइन यानी कि कुछ ब्लॉक्स वगैरह दिए रहते हैं, उन ब्लॉक को सही तरीके पे सरका करके या जोड़ करके उनको तैयार करना होता है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेस्ट दिए। कल्चर फेयर टेस्ट में उन्होंने ऐसा टेस्ट है जिसमें कि कल्चर का इफेक्ट उस टेस्ट पर ना पड़े, उसे कल्चर फेयर टेस्ट कहते हैं, और जिस टेस्ट में कल्चर का इफेक्ट पड़ता है उसे कल्चर बायस टेस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से कल्चर फेयर और कल्चर बायस भी टेस्ट है, जिसमें कि कल्चर को बेस बना करके 2 तरीके के टेस्ट का इस्तेमाल किया गया। कल्चर फेयर टेस्ट में किसी भी तरह के कल्चर का के जो पार्टिसिपेंट होते हैं या जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कल्चर बायस टेस्ट में सिर्फ उस पर्टिकुलर कल्चर के लोग ही शामिल हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमने सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए टेस्ट बनाया है तो उसे हम अमेरिका के लोगों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या अगर इसके उलट ये कहें कि अमेरिका के लोगों के लिए बना हुआ है तो उसे हम इंडियन लोगों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों का कल्चर अलग अलग होता है। इसे कल्चरल बायस टेस्ट कहते हैं। इसके उलट अगर हमने ऐसा टेस्ट तैयार किया है जैसे अमेरिका के लोगों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिया के लोगों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रशिया के लोगों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे कल्चर फ्री टेस्ट कहते हैं। तो इस तरह से नाजरीन, आपने देखा कि आज हमने जहनत के बारे में बहुत सारी जानकारी आपके साथ बांटी है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अपने सिलेबस के हिसाब से आपके पास जो किताबें हैं उससे आपने जरूर मुताला किया होगा और आपको अब हमारी इस गुफ्तगू से कुछ ना कुछ जरूर फायदा हुआ होगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ। इंशाल्लाह फिर नए उन्वान के साथ नए मौजू पर गुफ्तगू करने फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।